हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 इसका डिस्कस करेंगे। अब तक हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लिए थे। उसके बाद हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स का मीनिंग अंडरस्टैंड किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये टर्म आपने सुनी होगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको जनरली एक्सेप्ट किया गया है, मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, ये किस लिए होते हैं? ताकि जब हम अकाउंट्स बनाएं तो उसके कुछ रूल्स हों जिसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए जाएं। ठीक है, ये जो रूल्स हैं ये लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के पानी बनाया, ऐसी चीज़ नहीं है। ये लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस से अकाउंटेंट्स ने डिराइव किए हैं। यानी ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है, न कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। अब ये स्टैटिक भी नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे नई सिचुएशंस आती हैं, कुछ और नई चीज़ हमें पता लगती है, तो उस अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं है जैसे अब ग्रेविटी है तो वो तो हर बार सेम ही रहेगी ना, लेकिन इस तरह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं। अब कोई भी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसको हम कैसे जनरल एक्सेप्टेंस देते हैं, यानी कब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं? तो 3 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है रेलेवेंस, यानी कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती हो। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो बायसनेस से परे होना चाहिए, बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी वेरीफाइएबिलिटी होनी चाहिए और पर्सनल बायसनेस का स्कोप उसमें नहीं होना चाहिए। देन तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है फिजिबिलिटी, यानी उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो कर सकें, उसमें ना तो ज़्यादा कॉस्ट आनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मतलब सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो उसको हम जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 3 क्राइटेरिया कौन से होते हैं। देन देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की, जिसको हम अकाउंटिंग अजम्पशंस भी बोलते हैं, और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग कंसेप्ट भी आते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी आती हैं। अब देखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात पहले करते हैं। हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को हम किस लिए फॉलो करते हैं? देखो, वर्ल्ड वाइड अकाउंट्स बन रहे हैं, उन अकाउंट्स की लैंग्वेज सेम हो, उसका सब सेम मीनिंग ही निकालें। जैसे अगर मैंने एसेट लिखी है, उसका डेबिट बैलेंस किया है, तो हर कोई ऐसा ही करे, हर कोई अकाउंट्स की भाषा को समझ सके। इसलिए हमने क्या किया है, कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर एग्रीमेंट बनाया है, यानी कुछ कंसेप्ट्स को हमने एग्री किया है। किस लिए एग्री किया है? ताकि अकाउंटिंग का मीनिंग हर जगह सेम निकले। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। कौन से हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर कौन से 3 कंसेप्ट्स मेंशन्ड हैं। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट। और उसके अलावा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं वो ये हैं: बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब देखो, इन कंसेप्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन तो ये है कि इसका मीनिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट बनता है वो है इम्प्लीकेशंस क्या हैं। यानी ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे आपको कोई भी प्रिंसिपल दे दिया या कोई भी कंसेप्ट दे दिया इनमें से, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट दे दिया, तो आपको देंगे कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो उसमें फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको छांटना होगा। या फिर आपको कोई इम्प्लीकेशन दे के ये पूछ लेंगे कि ये किस अकाउंटिंग कंसेप्ट की इम्प्लीकेशन है। यानी इम्प्लीकेशंस के ऊपर आपको खास तौर पे ध्यान देना है, और हर बार हर एग्ज़ाम के अंदर इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।
पहला है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, ये कहता है कि ये चीज़ अज्यूम की जाएगी कि बिजनेस जो है वो एक गोइंग कंसर्न है, यानी हमेशा के लिए चलने वाली कंसर्न है, हमेशा के लिए चलने वाली एंटिटी है, यानी बिजनेस जो है वो नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि इस कंसेप्ट की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसकी वजह से क्या चीज़ें होती हैं। तो इम्प्लीकेशन पहली देखो ये है कि हम फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड करते हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्यों? क्योंकि देखो बिजनेस जो है हम मान के चल रहे हैं कि लंबे टाइम तक के लिए चलेगा। अगर वो लंबे टाइम तक के लिए चलेगा तो हमें मार्केट वैल्यू दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट वैल्यू हम कब दिखाते, जब ये होता कि बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है और बिजनेस के एसेट को कभी भी बेचना पड़ सकता है। अगर बेचना पड़ेगा तो वो किस वैल्यू पे बिकेगी, जो मार्केट में अभी वैल्यू चल रही है उस पर बिकेगी। तो इसलिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि फिक्स्ड एसेट जो है उनको ओरिजिनल कॉस्ट पे हम दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिज़नेस लंबे टाइम तक के लिए चलेगा, इसलिए उसकी एसेट को अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए उसकी एसेट को मार्केट वैल्यू पे शो करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, दूसरी इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि देखो जो मशीन की फुल कॉस्ट होती है उसको हम उस साल में, जिस साल में हमने ख़रीदा है उसमें एक्सपेंडिचर के तौर पे शो नहीं करते, बल्कि हम उसको हर एक साल वैल्यू को उसको मतलब डिवाइड करके शो करते हैं। जैसे आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, अब वो 10 साल तक अगर मशीन चलने वाली है तो हर साल आप 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। आप इस 1 लाख को एक बारी में खर्चा नहीं दिखाओगे, आप हर साल 10-10 हज़ार रुपये खर्चा दिखाओगे। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम ये मान रहे हैं कि बिज़नेस लंबे टाइम तक के लिए चलने वाला है। अगर मैं ये मान लूँ कि बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है तो फिर 1 लाख को उसी साल में खर्चा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि जो भी मशीन या फिक्स्ड एसेट की पूरी कॉस्ट होती है वो हम उसी साल में नहीं दिखाते, जबकि उसकी पूरी लाइफ के अंदर डिवाइड करके दिखाते हैं। देन देखो इसी कंसेप्ट की वजह से ऐसा होता है कि पार्टीज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो, अब इसी बेस पे तो कोई आपको लोन देगा ना कि बिजनेस लंबे टाइम तक के लिए चलने वाला है। अगर मैं ये कह दूं कि बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला तो क्या कोई आपको लोन देगा? नहीं देगा। तो जो लॉन्ग टर्म की ट्रांजैक्शन होती है, लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग आपके एंटर होते हैं, यानी इसी अजम्पशन के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। देन देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या होता है? वो एक्सपेंस जो आपने पहले पे कर दिए, यानी आने वाले 6 महीने का रेंट आपने आज ही दे दिया, तो ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि देखो अब ये बिकने थोड़ी है प्रीपेड एक्सपेंस, बट इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में आपको इसके अगेंस्ट बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में आप उस बिल्डिंग में रह सकते हो बिना किराया पे किए। और ये फ्यूचर वाली जो चीज़ है ये कहाँ से आई है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से आई है, क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ही तो हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर तक बिजनेस चलने वाला है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को? तो प्रीपेड एक्सपेंस जो हैं उसको हम एसेट के तौर पे शो करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलने वाले हैं कि बिज़नेस लंबे टाइम तक चलेगा। अगर मैं ये ना मानूं कि बिज़नेस लंबे टाइम तक चलेगा तो फिर प्रीपेड एक्सपेंस मेरी एसेट नहीं हो सकते। ठीक है, देन देखो हम फिक्स्ड एसेट करंट एसेट में क्लासिफिकेशन करते हैं, करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में क्लासिफिकेशन करते हैं। ये भी इसी कंसेप्ट की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं है इसका मतलब बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है। अब कभी भी बंद हो सकता है तो क्या फिक्स्ड एसेट और क्या करंट एसेट? फिर तो सारी एसेट करंट एसेट है, राइट? फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट हम इसी बेस पे तो क्लासीफाई करते हैं कि फिक्स्ड एसेट वो है जो लंबे टाइम तक के लिए बिजनेस में यूज़ की जानी है। लेकिन जब हम यही नहीं मान रहे कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा तो फिर फिक्स्ड एसेट भी नहीं होंगी, राइट? इसी तरह से फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी नहीं होंगी। तो ये इम्प्लीकेशंस है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देखो क्या कहता है कि जो मेथड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए हैं ये कंसिस्टेंट रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए ईयर टू ईयर, यानी साल दर साल ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हैं वो आप सेम फॉलो करो, मेथड आप सेम फॉलो करो। जैसे मान लो आपने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है
तो अगर पहले साल में आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है तो दूसरे साल, तीसरे साल ये आप सेम रखो, इसको चेंज मत करो, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो अकाउंट्स हैं, एक साल के अकाउंट दूसरे साल से हम कंपेयर कर सकें। अगर एक साल के अकाउंट्स में हमने कुछ और मेथड यूज़ किया है, दूसरे में कुछ और किया है, तीसरे में कुछ और किया है, तो फिर वो स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं होगी ना। तो कंपेरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अकाउंटिंग मेथड जो हमारे हैं वो हर साल सेम यूज़ करें। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक मेथड जो आपने कभी ले लिया उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कर सकते हो, बट तब चेंज करोगे जब आपको ऐसा लगता है कि इस मेथड को चेंज करने से जो आपकी पोजीशन है वो ज़्यादा बेटर तरीके से शो हो सकती है, ज़्यादा ट्रू पिक्चर शो हो सकती है। यानी अगर आपको लगता है कि इस मेथड की जगह अगर हम नया मेथड यूज़ करें जिससे कि अकाउंट्स और फेयर पिक्चर प्रेजेंट करेंगे और सही पिक्चर प्रेजेंट करेंगे और रियलिटी शो करेंगे, तो फिर आप अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकते हो। बट जब आप चेंज करो तो उसका जस्टिफिकेशन देना ज़रूरी है, यानी उसके पीछे आपने क्या लॉजिक लगाया है वो देना ज़रूरी है, और उस चेंज की वजह से उस मेथड को आपने चेंज किया उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। कहाँ पे? फुट नोट्स के अंदर। जो बैलेंस शीट के नीचे आप फुट नोट्स बनाते हो वहाँ आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास है अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम अकाउंट्स बनाएंगे अक्रूवल बेसिस के ऊपर। अक्रूवल बेसिस का मीनिंग ये है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो है उसको हम उस साल का एक्सपेंडिचर मानेंगे जिस साल का वो है, न कि उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कैश दिया गया है या नहीं दिया गया है। मान लो इस साल की सैलरी है 10,000 रुपये, तो वो 10,000 रुपये चाहे आप अगले साल दो लेकिन वो इसी साल का खर्चा माना जाएगा, ठीक है। यानी हम ये नहीं देखेंगे कि कैश हमने दिया है या नहीं दिया, हम इसको उस साल में खर्चा मानेंगे जिस साल के अंदर जिस साल की ये सैलरी है। इसी तरह से मान लो आपने अगले साल की 10,000 रुपये की सैलरी थी वो इसी साल दे दी, तो आपने खर्चा इस साल कर दिया, बट ये खर्चा इस साल का नहीं माना जाएगा, ये अगले साल का ही खर्चा माना जाएगा, ठीक है। तो यानी सैलरी यानी कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो जिस पीरियड का है उस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश जो है वो मैटर नहीं करता है। अब इसी तरह से इनकम के केस में क्या होगा? इनकम उस पीरियड की मानी जाएगी जिस पीरियड की वो है, न कि हम ये देखेंगे कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इनकम आपने मान लो 1,00,000 रुपये की आपकी इनकम थी, कोई भी आपने सेल वगैरह की। अब ये सेल आपने इस साल की है लेकिन ये पैसा आपको मिला अगले साल है, पर ये इनकम इसी साल की मानी जाएगी क्योंकि ये इस साल की है। हम कैश को नहीं देखेंगे, हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से मान लो 1,00,000 रुपये जो है ये अगले साल की इनकम है बट आपको इसी साल मिल गई, तो भी ये हम इस साल में इंक्लूड नहीं करेंगे। आपको मिली तो है बट ये इनकम इस साल की है नहीं, ये इनकम नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है। तो समझ गए, यानी कोई भी एक्सपेंस जो है वो उस साल का एक्सपेंस माना जाएगा जिस साल का वो है। हम ये नहीं देखेंगे कि उसको पे किया गया है या नहीं किया गया है। इसी तरह से कोई भी इनकम जो है वो उस साल की इनकम मानी जाएगी जिसकी वो है, ये नहीं देखेंगे हम कि कैश मिला है या नहीं मिला है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं ना, क्योंकि वो इस साल के खर्चे हमने दिए नहीं तो आउटस्टैंडिंग हो गए वो, तो आउटस्टैंडिंग यानी है तो इसी साल का तो ऐड करेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो अगले साल का है बट हमने अभी दे दिया तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इनकम में होगा कि जो इनकम हमें एडवांस में रिसीव हुई है वो हम माइनस कर देंगे और जो इनकम हमारी अक्रू हो चुकी है लेकिन मिली नहीं है उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अक्रूवल कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर है। अक्रूवल कंसेप्ट को ही हम मैचिंग कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यानी इसमें आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं, क्यों करते हैं? या जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है उसको माइनस करते हैं, अक्रूड इनकम को ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अक्रूवल कंसेप्ट की वजह से करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और ओनर्स जो हैं
ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। और जब हम बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, न कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको ये कहता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं और आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? पहली इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि कैपिटल को आप एज अ लायबिलिटी ट्रीट करते हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक खर्चा होता है। देखो, कैपिटल को हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं क्योंकि बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं। अगर बिजनेस और ओनर सेम होते तो चाहे बिजनेस का पैसा है, ओनर का पैसा है, सेम ही बात होती, बट ऐसा नहीं है। जो ओनर का पैसा बिजनेस में लगा है उसको हम एक लायबिलिटी के तौर पे शो करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ओनर और बिजनेस अलग अलग है। अब देखो, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो वो बिजनेस के लिए खर्चा है। अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ओनर ने कैपिटल लगाई है, तो ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो ओनर के लिए तो ये एक इनकम हो गई ना। लेकिन हम अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक खर्चे के तौर पे शो करते हैं। खर्चा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बिजनेस के लिए ये खर्चा है। तो मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आप ये देखोगे कि ओनर के लिए बिजनेस के लिए वो क्या है, ना कि ये देखोगे कि ओनर के लिए वो क्या है। ठीक है, इसी तरह से मान लो कोई भी अमाउंट अगर जो ओनर है वो विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स मानते हैं, ना कि खर्चा मानते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मान लो ओनर बिजली का बिल भरता है अपने घर का, तो वो क्या है, वो ड्राइंग्स मानी जाएगी। लेकिन अगर आप बिजली का बिल भरते हो बिजनेस का, तो वो क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। ठीक है, देन देखो, ओनर की जो पर्सनल कार है, पर्सनल घर है, प्रॉपर्टी है, उसको हम अकाउंट्स में शो नहीं करते क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग हैं। इसी तरह से मान लो एक पर्सन के दो बिजनेस हैं, एक टेक्सटाइल का है, एक शूज़ का है, तो दोनों के लिए अलग अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सभी पे अप्लाई होता है। सभी के अंदर जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो इसी तरीके से एंट्रीज करोगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक कंसेप्ट और आता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, जो आपने पढ़ा होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो ओनर और बिजनेस है वो लीगली अलग अलग हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखो, जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी के अंदर ये कंसेप्ट होता है सेपरेट लीगल एंटिटी का, कि कंपनी की एंटिटी अलग है और शेयर होल्डर्स की एंटिटी अलग है। इस कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पे नहीं आएगी। तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ये सिर्फ कंपनी के अंदर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में अगर फर्म को लॉस होता है तो ओनर को भी उस ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। ठीक है, लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बिक सकती है। शेयर होल्डर सिर्फ उतनी अमाउंट के लिए लायबल हैं जितने के उन्होंने शेयर खरीदे हैं। लेकिन जो आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है ये अलग कंसेप्ट है, इसको आप सेपरेट लीगल एंटिटी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं और ट्रांजैक्शन आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करोगे। तो ये तो आपका सभी में चलता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी, पार्टनरशिप में भी और कंपनी में भी। लेकिन जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट है ये आपका सिर्फ कंपनीज के केस में होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस को लॉस होता है, कंपनी को लॉस होता है, तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पे नहीं आएगी। इसको बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि मनी के रूप में जिन ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड कर सकते हो सिर्फ उन्हीं को अकाउंट्स में शो किया जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसी कोई भी इवेंट जिसको आप मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था कि आपके कस्टमर के अंदर आपका क्या ओपिनियन है, आपके प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के बीच रिलेशन कैसे हैं, आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच कैसे रिलेशन है,
इन सब चीज़ों से बिजनेस को अफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन क्योंकि हम इस अफेक्ट को मेज़र नहीं कर सकते मनी के रूप में, तो हम इसको शो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो है उसको हम शो नहीं करेंगे। देन देखो, मनी एक मात्र ऐसा मेजरमेंट है जिसमें हम अलग चीज़ों को मेज़र करके ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास फर्नीचर है, तो एक तो आप यूँ लिखाओ कि मेरे पास 10 टेबल हैं, 2 चेयर हैं और 3 सोफ़ा सेट हैं। एक तो आप ऐसे दिखाओ। अब इसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं बनता। आप यूँ दिखा सकते हो कि मेरे पास चेयर है 10,000 रुपये की, मेरे पास टेबल है 5,000 रुपये की, तो फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इन चीज़ों को और टोटल दिखा सकते हो कि मेरे पास इतना फर्नीचर है। इसलिए हम मनी के रूप में मेज़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखो क्या कहता है। वैसे तो देखो, एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बिजनेस को हुआ है या नहीं हुआ है वो आपको तब पता लगेगा जब आप बिजनेस को बंद कर दोगे, लेकिन तब पता लग के फ़ायदा क्या है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस की पूरी लाइफ को टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। यूजुअली हम 1 साल का टाइम इंटरवल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 साल के सारे खर्चों को और 1 साल की सारी इनकम को रख के और उस अकॉर्डिंग फिर हम हमारे अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बेसिकली यही है कि हम टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं और हर टाइम इंटरवल के लिए, जैसे 1 साल का पीरियड आपने लिया तो 1 साल के पीरियड के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो इसमें कुछ लीगल प्रोविज़न भी है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि अप्रैल टू मार्च का फाइनेंशियल ईयर आपको लेना है। इसी तरह से जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होती हैं, उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स भी शो करने पड़ते हैं, यानी हर 3 महीने के रिजल्ट्स आपको शो करने पड़ते हैं। ठीक है, देन देखो आपके पास है कॉस्ट एस्पेक्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये क्या कहता है, देखो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी एसेट है उसको आप रिकॉर्ड करोगे जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा था, न कि उस प्राइस के ऊपर जो मार्केट में चल रहा है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब, हिस्टोरिकल मतलब जो पहले था, पहले था का मतलब क्या है कि जब आपने उस एसेट को खरीदा था तब वो एसेट कितने की थी, यही है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इस मेथड, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी एसेट जो है वो उस प्राइस पे रिकॉर्ड की जाती है जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा था। ओके, अब इसके बाद जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, चाहे उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, अगर हम फ्यूचर में उसे बेचते हैं तो वो सारा का सारा इसी के बेस पे होगा, इसी हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे होगा। ठीक है, ओके। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है तो वो हमेशा 1 लाख रुपए पे ही शो होगी। आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे और उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर 1 लाख की मशीन है तो वो हमेशा के लिए 1 लाख की शो होगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप 1 लाख पे शो करोगे उसको, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे और वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है ना कि ऑर्डिनरली ऐसा होता है कि जो एसेट है उसको हम एक्विजिशन प्राइस पे शो करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है ना, इसमें देखो, एज पर दिस कंसेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरली रिकॉर्डेड एट द प्राइस एट विच इट इज़ रिक्वायर्ड। यानी सामान्य तौर पे ऐसा होता है कि कोई भी एसेट है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखते हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है? स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट का और रियलाइजेबल वैल्यू का। इनमें से जो भी कम होती है उसके ऊपर हम शो करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आपका ये कहता है कि जो एसेट हैं उनको आप शो करोगे उस प्राइस पे जिस प्राइस पे आपने उसे खरीदा था। लेकिन स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, ये 2 ऐसी एसेट हैं जिनको कि आप कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम होगी उसके ऊपर शो करोगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देन देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का जस्टिफिकेशन क्या है कि हम क्यों हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर एसेट को शो करें, क्यों मार्केट वैल्यू के ऊपर शो ना करें। तो पहली चीज़ देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि जब आपने ख़रीदा होगा तो उसका कुछ बिल होगा, कुछ ना कुछ आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, तो उससे हम देख सकते हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ इतने की आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब देखो, मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू के अंदर ऐसे वेरीफाइएबल नहीं है। मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई कहेगा बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू 10 लाख है, कोई कहेगा 50 लाख है, तो हर किसी की जो वैल्यूएशन है वो डिफरेंट होगी, तो उस केस में हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो करें। दूसरा, मार्केट वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी होती रहती है, राइट। मार्केट वैल्यू क्या है, आज कुछ है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार जो जैसे प्लॉट वगैरह का एग्जांपल लेते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट का, तो कभी उसके प्राइसेस बहुत तेज़ हो जाते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, कभी बहुत कम हो जाते हैं। तो फिर क्या आप अकाउंट्स ऐसे चेंज करते रहोगे डेली बेसिस पे? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटर है कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज़ करो। देन देखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है, देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस हमेशा के लिए चलने वाला है। हमेशा के लिए चलने वाला है तो हमने डिस्कस किया था कि इसलिए हम फिक्स्ड एसेट को क्या है, उसकी कॉस्ट के ऊपर शो करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो ये भी इसका एक जस्टिफिकेशन है। अब बात आती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की ड्रॉबैक्स क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो कमियां देखो, पहली चीज़ तो ये है कि वो एसेट जिसके लिए आपने कुछ भी पे नहीं किया है वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि मान लो अब कोई गुडविल है जो आपकी ऐसे ही बन गई, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आपने उसको परचेज नहीं किया। अब परचेज नहीं किया यानी उसकी कोई हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होगी, ठीक है। देन दूसरा देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा। अब मान लो आपने प्रोडक्ट जब खरीदा था, आपने मशीन जब खरीदी थी, तब वो 1 लाख की थी। अब आ गई इन्फ्लेशन, अब आप क्या है 1 लाख के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, यानी हर साल 10-10 हज़ार रुपये डेप्रीसिएशन चार्ज करके हर साल 10 हज़ार रुपये आप अपने अलग से रख लेते हो। बट 10 साल बाद क्या होता है कि आप जाते हो, आपके पास 1 लाख रुपये इकट्ठा है। अब 1 लाख रुपये में वो मशीन रिप्लेस नहीं हो पाएगी, 1 लाख में वो मशीन नहीं हो पाएगी। नई मशीन लेने के लिए मान लो आपको 2 लाख रुपए चाहिए, अब तो ये तो आपका नुकसान हो गया ना। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो सही नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रेवेन्यूज़ तो आप करंट प्राइस के ऊपर दिखा रहे हो। देखो, अगर इन्फ्लेशन आई है इसका मतलब चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हैं, प्राइस बढ़े हैं इसका मतलब आपका रेवेन्यू भी बढ़ा होगा, कि पहले जो चीज़ आप 10 रुपये की बेच रहे थे अब आप 15 की बेच रहे हो, तो रेवेन्यू बढ़ा होगा। बट आप जो कॉस्ट शो कर रहे हो, जो खर्चा शो कर रहे हो, वो किस बेस पे कर रहे हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट जो हैं वो सही शो नहीं होंगे, ठीक है। देन देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है वो आपकी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है मैनेजर्स वगैरह के लिए या क्रेडिटर्स के लिए। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स को क्या देखना है कि आपके बिजनेस की अभी हाल ही में पोजीशन क्या है, ठीक है। अब कोई भी आपको लोन देना चाहता है तो वो आपके ये थोड़ा ही देखेगा कि आपने वो एसेट कब परचेज की थी, उसका कितना प्राइस था। वो तो ये देखना चाहेगा ना कि एट प्रेजेंट उसका प्राइस क्या है। जैसे आप मान लो लोन वगैरह लेते हो अगर घर के ऊपर, तो आपसे बैंक वाले ये थोड़ा ही देखेंगे कि आपने जिस टाइम पे घर लिया था उस टाइम पे उसका क्या प्राइस था। वो ये देखेंगे कि आज के टाइम में मार्केट का क्या प्राइस है, मार्केट में इसका क्या प्राइस है, ठीक है। तो ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड की एक डिसएडवांटेज है। कुछ और मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।